अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान हूँ। मेरे साथ स्टूडियोस में सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार एजाज सैयद और मतीन हैदर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हमें ज्वाइन किया है ज़फ़र हिलाली साहब ने, सीनियर तजज़ियाकार हैं। आज दोस्तों की तरफ से ही कुछ ऐसी कार्रवाई हुई जिससे पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्क को बड़ी ही एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है, और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात शदीद कशीदा हो चुके हैं। ईरान की तरफ से जारहियत की गई है मिसाइल और ड्रोन हमला, और उसका बरमला एतराफ़ भी किया गया है ईरानी हुकूमत की तरफ से, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से इसका जवाब दिया जा रहा है कि ये हमला ईरान के ही चंद दहशतगर्द ग्रुपों पे किया गया जो पाकिस्तान की सरजमीन पे मौजूद थे, और पाकिस्तान के किसी शहरी को निशाना नहीं बनाया गया। पाकिस्तान की तरफ से भी शदीद रद्द-ए-अमल देखने को आया है। पाकिस्तान ने अपना सफ़ीर तेहरान से वापस बुला लिया है, और ईरान के सफ़ीर जो कि पहले ही अपने मुल्क के दौरे पर गए थे उनको कहा है कि वो वहाँ पे ही रुक जाएं, पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़फ़र हिलाली साहब, देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, ईरान की तरफ से इस जाहरियत के हवाले से आप क्या कहेंगे, और ख़ास तौर पे जो जवाब पेश किया जा रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं नहीं समझता मतीउल्लाह साहब कि ये एक ठीक जवाब है, ये एक ठीक बहाना है। मैं कहता हूँ ये एक बहाना है उनका। हमारी दोस्ती ईरान के साथ बड़ी पुरानी और बड़ी गहरी दोस्ती है, और अगर वाकई उनके लोग, उनके बाकायदा बकौल उनके कि उनके टेररिस्ट हमारे टेरिटरी पे हैं, तो उनका फ़र्ज़ होता है कि पहले हमें बताएं वो किधर हैं, और फिर देखें कि हम उनके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि ये कह देना कि हमारे टेररिस्ट उधर पनाह ले रहे हैं और फिर उधर से हमें अटैक करेंगे, लिहाजा हमने मिसाइल और बम फेंक के और इनोसेंट पाकिस्तानी को ख़त्म कर दिया। ये बिल्कुल गलत बात है। ये एक अच्छा दोस्त इस तरीके से नहीं बिहेव करता। अच्छा हिलाली साहब, आपके ख्याल में अब पाकिस्तान को क्या रद्द-ए-अमल देना चाहिए मौजूदा सूरत हाल में? मतीउल्लाह साहब, मेरे ख्याल में जो कर सकते हैं वो हमने किया है। वो जो मेरे ख्याल में हमारा रिएक्शन अप्रोप्रिएट है। देखिए, हम जंग तो नहीं जा सकते, हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि जंग शुरू कर दें। हम अगर क्या करेंगे, उनको जाके हम बॉम्ब करेंगे। उन्होंने एक मस्जिद को डैमेज किया है, और फिर हम अगर जाके उनका क्या एक मस्जिद मारेंगे? क्या हम जाके उधर किसको मारें? अगर वो कहते हैं कि हमारे लोगों को, तो हम जाके बच्चों को मारे जैसे उन्होंने जाके मारा है। देखिए, ये तो मेरे ख्याल में हमारे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ज़रूर एक शदीद रिएक्शन होना। मैं समझता हूँ दैट इज़ नॉट सो। हमने किया जो करना था, हमने उनको बता दिया है कि सीरियसली इम्पैक्ट हुए हैं हमारे रिलेशंस। और मेरे ख्याल में मतीउल्लाह साहब, अगर माफ़ करिए, अगर मैं कहूँ, हम लोगों को केयर करना चाहिए कि ये टेररिस्ट हमारे मुल्क के अंदर आए कैसे। अगर ईरानी हैं और अगर लोकल हैं, तो मेरे ख्याल में हम अपनी आवाम को बताना चाहिए कि इनको निकालने के लिए, इनको पकड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं। ठीक, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ पे भी थोड़ा सोचे। मतीन हैदर साहब, निगरान वज़ीर आज़म डेवॉस में हैं, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अपनी मुलाकात जो निगरान वज़ीर आज़म से हुई है उसकी तस्वीर भी उन्होंने शेयर की है अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर। उस तस्वीर में भी बज़ाहिर वज़ीर आज़म कुछ परेशान लग रहे हैं ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ बैठे, और पाकिस्तान में इस मीटिंग का कोई जिक्र नहीं है, और ना ही पाकिस्तानी मीडिया ने इस मुलाकात को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से तफसीलात जारी नहीं की गई। तो बज़ाहिर ये जो टाइमिंग है मिसाइल हमले की ईरान के, और निगरान वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात का जो वक्त है वो तकरीबन आगे पीछे ही है। अब मालूम नहीं है जी, हमले से कुछ घंटे पहले, हमले से कुछ घंटे पहले की मुलाकात है, ये कंफर्म है? ये कंफर्म है। तो इसका मतलब है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने हुकूमत पाकिस्तान को जो है ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि हम ये करने जा रहे हैं, और उन्हें पता था। और उन्हें पता तो हुआ क्या है ये सारा आपके? जी मतीउल्लाह जान साहब, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र हिलाली साहब ने भी कुछ रोशनी डाली, और इस मामले पे एक और माहिर भी मेरे साथ मौजूद हैं, वो भी यकीनी अहम मालूमात देंगे। लेकिन हुआ ये कि अगर आप गुज़िश्ता सबसे जितनी डेवलपमेंट्स हैं वो देखते जाएँ, बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट्स, तमाम तर चीज़ें, उसमें यही कहा गया कि ईरान ने
हमला किया पाकिस्तान की सरहद की खिलाफ वर्जी करते हुए, और जो स्टेटमेंट जारी किए गए कि जैश अल अदल के वहाँ पे ठिकाने थे। सिर्फ अब ये ईरानी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म की मुलाकात को एक साइड पे रखिए, इससे एक रोज़ कबल ही ईरान के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की और पाकिस्तान के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं आसिफ दुरानी, उनसे बाज़ाब्ता बातचीत हुई और फोकस ही यही था कि हाउ टू टैकल जैश अल अदल। ये वही जैश अल अदल जिसका ठिकाना बकौल ईरानियों के पाकिस्तान में था, और ईरान ने उस वक्त कहा कि हमें जैश अल अदल से खतरा है और वो अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रही है। आप नहीं समझते कि पाकिस्तानी हुकाम को उन्होंने शेयर किया होगा ये हमले से पहले कोई ये हमले से चंद जिसे कहते हैं कि एक्सट्रीमली फ्यू आवर्स बिफोर ये ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस हमले की मंजूरी दी, और इसके ऊपर अगेन पाकिस्तान की जो आपकी इस वक्त फ़ौज है और आपकी जो दफ्तर ख़ारजा हुकूमत है वो इस वक्त इंतहाई सीख पाए कि तमाम तर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन मौजूद हैं पाकिस्तान और ईरान में, डिप्लोमेटिक मौजूद है, मिलिट्री लेवल पे मौजूद है, हमारी एम्बेसी है, उनकी एम्बेसी है, और एक दिन पहले उनके रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं और वो भी यही बात कर रहे हैं कि लेट्स शेयर द इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, और फिर ईरान की तरफ से ऐसी चीज़ और फिर स्टेटमेंट्स आना, ख़ास तौर पर जैश अल अदल की तरफ से स्टेटमेंट आ जाना, वो भी बाद में पता चला कि फेक हुआ है, फेक साबित हुआ है। तो आप जिस तरह पहले तज्जिया कर रहे थे, ये इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है इस वक्त। इसको एक्सप्लाइट करेगा अमेरिका, इसको एक्सप्लाइट करेगा इजराइल। हम उस तरफ भी आते हैं। मतीन अदर ये बताएं कि ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन थे, बल्कि एक दिन पहले ईरान और पाकिस्तान की जो बाज़ाब्ता बातचीत हुई इस्लामाबाद में, वो भी अफगानिस्तान पे थी, और फिर दोनों ममालिक की जो नेवल फोर्सेस हैं उनकी जॉइंट एक्सरसाइजेस भी हो रही थी, और एक दिन पहले ही ख़त्म हुई उनकी। एग्जैक्टली। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस सब के बावजूद भी पाकिस्तानी हुकाम को खबरदार भी नहीं किया गया? पाकिस्तानी हुकाम के साथ कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं की गई, और जब हमारे सिपा सलार ईरान के दौरे पर गए थे उस वक्त भी यही था कि अगर ईरान के पास कोई मुसद्दका इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, तो वो पाकिस्तान के साथ शेयर कीजिए। आपको पता है इससे पहले भी ईरानी हुकाम, उनके ये जो गार्ड्स हैं वो बॉर्डर के ऊपर कार्रवाई कर चुके हैं, और एक मरतबा उनके जब रेवोल्यूशनरी गार्ड के सोल्जर्स जब अगवा हुए थे तो वो जब निकले कहाँ थे, मलबा ईरान पाकिस्तान पे डाल रहा था, निकले थे वो ईरानियन टेरिटरी से। अच्छा, ये 22 अप्रैल को जो इमरान खान का दौरा हुआ था ईरान में, ईरानी सदर हसन रूहानी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये तय हुआ था कि एक मुश्तरका सरीहुल हरकत रद्द अमल सिक्योरिटी फोर्स बनाने पे इत्तफाक हुआ था। तो वो जो रैपिड रिस्पांस सिक्योरिटी फोर्स बनानी थी पाकिस्तान और ईरान ने, उसका हुआ क्या था बाद में? जी वो तो नहीं बन सकी। क्या वजह थी? नहीं, लेकिन ये कि पाकिस्तान के पास वहाँ पे अपनी FC मौजूद है, वो बॉर्डर के ऊपर पेट्रोलिंग करती है। फिर उसके बाद दोनों ममालिक के जो बॉर्डर फोर्सेस के कमांडर्स हैं, दे टाइम टू टाइम आल्सो मीट, लेकिन ताहम इसके ऊपर कुछ वजूहात हैं जिसके बायस इत्तफाक नहीं हो सका कि ये जॉइंट रिस्पांस बॉर्डर पेट्रोलिंग। लेकिन इसमें ये साफ बात यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान ना किसी की टेरिटरी में जाएगा और ना किसी को अपनी टेरिटरी में आने देगा। पाकिस्तान के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। इससे पहले भी पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात जुंदुल्ला के ऊपर कशीदा रह चुके हैं। जी एजाज सैयद, क्या ये कशीदगी बहुत पुरानी है और अभी सिर्फ सामने एक वाक़े की वजह से आई है, या अब ये वाक़े से कशीदगी ज़्यादा बढ़ गई है? मती भाई, ये जो पाकिस्तान और ईरान की कशीदगी है, ये आज एक वाक़या नहीं हुआ। इसकी परवरिश कहते हैं ना, वाक़या करता है परवरिश बरसों, ठीक है, हादसा एकदम नहीं होता। तो बात यह है कि ये जो सिलसिला है इसकी वैसे बहुत ज़्यादा लंबी तारीख है, उसके ऊपर जाए बगैर जब ईरान के अंदर इमाम ख़मीनी के दौर में एक गवर्नमेंट आई और पाकिस्तान उस वक्त आपको पता है अफ़गानिस्तान में सऊदी अरब की मदद से और अमेरिका की मदद से एक जंग लड़ रहा था। तो उसके बाद 80s और पर्टिकुलरली 90s का जो एरा है वो पाकिस्तान में जो सेक्टेरियन जो क्लैशेस हैं उनके राइज़ का एरा है। फिर उसके बाद आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई, तो उसमें भी
ईरान के साथ जो हमारे हम वर्ल्ड पावर्स के साथ थे, लेकिन एट द सेम टाइम ईरान अपने इराक के साथ भी जंग में मसरूफ था। वो तो उस तरफ इंगेज था, इस तरफ तो नहीं था, नहीं था। लेकिन जब वो तो हम उधर चले गए ना, हम तो वॉर ऑन टेरर के अंदर बिजी हो गए। लेकिन 2004 में आपको पता है कि एक वक्त ऐसा भी आ गया था जब वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा था, तो एक वक्त ऐसा भी था कि अमेरिका जो है वो डिसाइड कर रहा था कि वो ईरान के ऊपर भी अटैक कर सकता है। लेकिन वो बाद में मामलात ईरान ने संभाले इस तरीके से कि अमेरिका को उन्होंने पूरा तावन किया, जो अमेरिका न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की तहकीकात कर रहा था। वो जिसे कहते हैं ना कि तेजी से आगे बढ़ते हुए देखिए, पाकिस्तान ने टेररिज्म के हवाले से ईरान से बड़ा तावन भी किया है। रेगी थे, अब्दुल मालिक रेगी थे जंदुल्ला के, फिर उनके भाई थे अब्दुल रहमान रेगी। अब्दुल मालिक रेगी यहाँ से जा रहे थे, फिर उनकी फ़्लाइट जो है, परवाज़ जो है बाकायदा तौर पे वो ईरान में उतरी, तो वो उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि उसमें भी पाकिस्तान का कोई तावन मौजूद था कि वो फ़्लाइट जा कहीं हो रही थी और फिर उनको जो जंदुल्ला के वो जो सरबराह थे उनको वहाँ पर फांसी दी गई। फिर जंदुल्ला के कुछ लोगों को भी पाकिस्तान ने यहाँ से पकड़ा था, उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, तो तावन हमारा रहता था। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी एक हकीकत है कि जो ईरान है, ईरान बाज़ मुकामात पर बाज़ औकात जो अपनी सरहद है, पाकिस्तान और ईरान की सरहद है, वो क्रॉस करके जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करते रहे हैं। वो एक दफ़ा नहीं की, काफ़ी दफ़ा वो किया है। नेशनल मीडिया चूँकि बलूचिस्तान को रिपोर्ट नहीं करता, तो इशू ये है कि इस दफ़ा जो कार्रवाई की गई है वो इसलिए, देखिए ना, ईरान की कौमी जो खबर रसां एजेंसी है उसमें रात को 10:21 पे खबर अपलोड हुई है कि अब से चंद मिनट पहले ईरान ने ये कार्रवाई की। 16 जनवरी जी ये अभी गुज़िश्ता रात की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब वो उसी खबर को अगर आप में वो चूंकि फारसी में था, पर्शियन में, तो मैं उसकी ट्रांसलेशन कर करके वो देख रहा था कि ये क्या लिखा हुआ है। फिर उन्होंने वहाँ पर ईरान की अपनी जो कौमी खबर रसां एजेंसी है वो लिखती है कि जी ये सब्ज मंडी का इलाका है बलूचिस्तान में जहाँ पर हमने कार्रवाई की है, और फिर वो लिख रहे हैं कि जी ये एक पहाड़ी इलाका है जिस पर हुकूमत पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं है। तो आप अगर ये खुद बात एक सरकारी तौर पर अपनी सरकारी खबर एजेंसी के साथ कर रहे हैं, तो आप पाकिस्तान के साथ आपके दीगर चैनल्स भी हैं, उनके जरिए बात करें ताकि पाकिस्तान कार्रवाई करें। बहरहाल ये बड़ी ही एक अजीब बात है। और अब देखें कहाँ पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब के बीच सुलह सफाई करा रहा था, सफारती ताल्लुकात उन दोनों के तो बहाल हो गए, अब हमारे ख़राब हो गए हैं। ज़फ़र लाली साहब, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी तरफ आएंगे और हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने इस हवाले से क्या सरकारी रद्द-ए-अमल दिया। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने भी इस हवाले से इस वाक़े के ऊपर अपना बाकायदा रद्द-ए-अमल दिया है, आइए वो आपको सुनाते हैं। तो ज़फ़र लाली साहब, आपने तर्जुमान का रद्द-ए-अमल देख लिया, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल देख लिया, व्हाट नेक्स्ट? अब सफारती ताल्लुकात भी हमारे अमली तौर पर मुनक़ता हो चुके हैं, इसके बाद क्या होना चाहिए और क्या होगा? मतीउल्लाह साहब, जल्दी से अगर आप मुझे पढ़ के बता दें उन्होंने क्या किया। मैंने पढ़ा नहीं हूँ। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान strongly condemns the unprovoked violation of airspace by Iran and the strike inside Pakistani territory, which resulted in death of 2 innocent children while injuring 3 girls. The violation of Pakistan's sovereignty is completely unacceptable and can have serious consequences. It is even more concerning that this illegal act has taken place despite the existence of several channels of communication between Pakistan and Iran. Pakistan's strong protest has already been lodged with the concerned senior official in Iranian Ministry of Affairs in Tehran. Additionally, the Iranian charge d'affaires has been called to Ministry of Foreign Affairs to convey our strongest condemnation of this blatant violation of Pakistan's sovereignty and that the responsibility for consequences will lie squarely with Iran. इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि Pakistan has called back its ambassador from Iran and has also informed Tehran that their ambassador in Pakistan, who is currently visiting Iran, should stay back for the time being. तो इतना कुछ तो हो गया, अब इसके बाद क्या होगा और होना चाहिए आपके ख्याल में? थैंक यू जी। देखिए, सीधी सादी बात है, थोड़ा सा हमें
एक सेटिंग दे इस जो वाकया हुआ है. व्हाट इज द सेटिंग, व्हाट इज द डोमेस्टिक सिचुएशन इन ईरान फॉर एग्जांपल. माने उधर आप देख रहे हैं कि उधर से अमेरिका तो शुरू हो गया ईरान के खिलाफ. एक उनका जनरल भी मारे गया है, एक उनके फोर्सेस जो हैं प्रो इरानियन एंड इरानियन फोर्सेस जो इराक में हैं उनको भी अटैक आया, उन पे भी अटैक हुआ है. सीरिया में भी अटैक हुआ है इजराइल का. तो इस वक्त ईरान की डोमेस्टिक ओपिनियन है, वो सोच रहे हैं कि भाई हर जगह से हमें अटैक हो रहा है मगर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं. ये बड़ी अफसोस की बात है. तो या शायद एक ऐसा एक प्रेशर बिल्ड अप कर रहा हो विद इन द गवर्नमेंट ऑफ ईरान कि भाई हमें कुछ करना चाहिए. तो ये टेररिस्ट जो हैं ये हैंडी आ गए, ये उधर थे, उन्होंने अटैक किया, खुदा जाने किया कि भी नहीं किया. कोई कंफर्मेशन तो एक्चुअली जो टारगेट था या जो अटैक जिस जगह पे हुआ है, आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे एक्चुअली कोई टेररिस्ट थे या कोई सस्पेक्ट्स थे, क्योंकि वहाँ पे तो बच्चियों की लाशें निकली हैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. क्या पता हमें ये भाई ये टेररिस्ट जो थे कितने थे, किस आपने उनको उन पे मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है ये, और खुद कह रहे हैं कि ये ईरानी टेररिस्ट इन पाकिस्तान थे. तो ये कुछ सबूत दे सकते हैं आप और बता सकते हैं, और ये सबूत आपको पहले क्यों नहीं बताया हमारे लोगों को? आप डोंट यू वांट एक्शन टेकन बाय अस? क्या आप आके पाकिस्तान में अपना जंग लड़ेंगे अपने दुश्मनों के खिलाफ? किधर हुआ है ये किसी मुल्क में? अच्छा हिलाली साहब, आगे क्या होगा आपके ख्याल में? इससे बात आगे बढ़ेगी, एस्केलेशन होगी या मामलात? अब मेरे ख्याल में अतिउल्लाह साहब, मेरा अपना ख्याल है कि ये बिल्कुल कॉन्टैक्ट्स होंगे, कॉन्फिडेंशियल कॉन्टैक्ट्स रहेंगे. दूसरा मुल्क जो है वो भी आके हमें मदद कर सकता है जो दोनों का दोस्त हो, मिसाल के तरह चाइना, और वो भी नहीं चाहेगा कि सिचुएशन हमारे बॉर्डर्स पे भी ख़राब. और हमें खुद सोचना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के साथ जो सिचुएशन है अब ईरान के साथ भी वैसे हो गया, और वेस्टर्न बॉर्डर पे तो वो इंडिया के खिलाफ तो है ही है जो है. तो आई थिंक वी शुड बी केयरफुल. फ़िलहाल हमने जो करा है ठीक किया है. अब आप देखेंगे कि इनका क्या रिएक्शन. मिसाल के तौर पे ये जो बच्चे मारे गए हैं इनका कोई कॉम्पनसेशन भी होनी चाहिए. सही. मतीन अदर, इस सारी सिचुएशन के अंदर जो बिग पावर्स हैं, अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, इंडिया है, और ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान जो हमारे पड़ोस में है, इनकी क्या हिकमत अमली होगी? ख़ास तौर पे अमेरिका के हवाले से आप कैसे देख रहे हैं? क्या अमेरिका चाहेगा कि ईरान को यहाँ पे इंगेज करे और यहाँ पे हालात कुछ ख़राब हो? ये बिल्कुल आपका एंगल सही है, बल्कि वो चाहेगा कि ईरान इस वक्त आइसोलेट हो, चूँकि गज़ा के साथ ईरान बहुत करीबी उसका ताल्लुक है, और जिस तरीके से ईरान की असिस्टेंस न सिर्फ यमनी हौज़ियों को जा रही है और इसी तरह हिज़्बुल्लाह को लेबनान में जा रही है, इसी तरह जो इस वक्त वो टनल्स जो इज़राइल की मिलिट्री के लिए इम्पॉसिबल है डिस्ट्रॉय करना, वो ईरानियन असिस्टेंस से वो बनी हुई है. तो इस वक्त बिल्कुल आपका ये एंगल सही है कि ईरान को इस वक्त ये एक्शन, ये इस वक्त जो जिसे कहते हैं इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाई जो ईरान ने की, इससे यकीनी तौर पे अब पाकिस्तान से जो सिंपैथी का एलिमेंट है फ़िलहाल वो ख़त्म हो जाएगा. पाकिस्तान ऑलरेडी अफ़गानिस्तान के अंदर उलझा हुआ है, वहाँ से दहशतगर्दी के बड़े बड़े अटैक्स हो रहे हैं, और जो पिछले बरस का यानी इस महीने से पहले दिसंबर का महीना था, खौफनाक तरीन अटैक्स हुए हैं. इस सिचुएशन को आपने सही कहा, इंडिया एक्सप्लॉइट करेगा और सऊदी अरेबिया करेगा. पाकिस्तान ऑलरेडी सऊदी और टर्की के करीब है. तो ये सूरत हाल ख़राब. इसका एक आगे वे फॉरवर्ड ये है कि हाईस्ट लेवल पे टेलीफोन कॉल ईरानियन लीडरशिप, लेकिन हमारे यहाँ लीडरशिप ही नहीं है. किससे वो यहाँ इस वक्त बात करें? अगरचे कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने डेवॉस में साइडलाइंस पे निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात की है, लेकिन वो उस अटैक से पहले. अब इसको डिफ्यूज़ इस तरह हो सकता है कि या तो कोई फौरी तौर पे हाई लेवल विज़िट हो या पाकिस्तानी प्रेसिडेंट टू द ईरानियन प्रेसिडेंट टेलीफोन कॉल हो, या रेबर के साथ रब्ता हो, और ईरान इसके ऊपर अपोलोजाइज़ करे और इन्फॉर्मेशन को छुपाए ना. देखिए हिलाली साहब ने भी कहा कि ईरान और पाकिस्तान के बहुत जिसे कहते हैं डिकेड्स ओल्ड रिलेशंस हैं. पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि ये ताल्लुकात एक यकदम
जो है वो नीचे चले जाएं। पाकिस्तान के ऊपर हमेशा माजी में प्रेशर रहा, अमेरिका से, सऊदी अरब से, किससे, ईरान से आप दूर रहें। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन आज भी उसी तरह अधूरी पड़ी हुई है, लेकिन पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपने रिलेशंस को कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन ईरान का ये एक्ट, और इजाज़ सैयद साहब ने जिस तरह पहले बताया कि उनके ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं माजी में भी बॉर्डर क्रॉस करके, उसके ऊपर हमारी मिलिट्री, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज वो सारा करती रही। और फिर कुलभूषण जाधव के ऊपर देखने वाले सारे और सुनने वाले हैं कि ईरान ने क्यों नहीं बताया कि ये इस वक्त यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। या तो पता था तो या नहीं पता था, दो ही एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो इसलिए अब इसका आगे लास्ट सेंटेंस ये है कि इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना है। पाकिस्तान और ईरान महाजराई नहीं कर सकते। ऑलरेडी पाकिस्तान के ताल्लुकात अफगानिस्तान से कशीदा, भारत से कशीदा, खित्ते में ईरान भी आइसोलेट हो जाएगा और पाकिस्तान भी हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना है। डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री लेवल पे जितना जल्दी हो वो आपको कॉन्फिडेंस रेस्टोर करना है। ठीक है। इजाज़ सब कौन जिम्मेदार है इस सारी सिचुएशन का? क्योंकि पाकिस्तान और ईरान में अगर ये कशीदगी बहुत पहले से चल रही है तो इसको तो मसले का हल तलाश कर लेना चाहिए था। मती भाई, बात यह है कि जो मतीन हैदर ने कहा ना, मतीन हैदर भाई ने, कि इस वक्त सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है। निगरानी का जो जिम्मेदारी का जो तयन है, ये यहाँ पर बैठ के प्रोग्राम में रियासतों की जिम्मेदारी तय नहीं होती, लेकिन कुछ जो लिमिटेड मालूमात मेरे और आपके पास होती हैं, हम उनकी बुनियाद पे एक बात करेंगे। देखिए, जो 22 अप्रैल 2019 का जो वाक़या आपने बात बताया कि उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, अब प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त के इमरान खान है, हम उनकी सियासत से हम एग्री नहीं करते, लेकिन एट दैट टाइम उन्होंने ईरान में खड़े होके उनको क्या कहा, जो पैगाम क्या दिया था कि देखिए, और वो बड़ी एक हिस्टोरिकल बात है कि वो इमरान खान ने एट दैट टाइम उन्होंने कहा था कि जी कुछ ग्रुप आपके हैं जो हमारे यहाँ कार्रवाई करते हैं और कुछ हमारे यहाँ हैं जो आपके यहाँ कार्रवाई करते हैं, जिसपे काफी डोमेस्टिकली प्रॉब्लम भी हुआ। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम ये हुआ कि इस सारे मामले को आगे ले जाने की जरूरत थी। मेरा ये ख्याल है कि देखिए ना, रैपिड रिस्पांस फोर्स पे एग्री किया हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ने। अच्छा, और आपको पता है इस बात का कि दोनों मुल्कों के दरमियान इन मामलात के लिए एक हॉटलाइन भी मौजूद रही है। आपने वो हॉटलाइन उठाते, पाकिस्तान के साथ आप बात करते, आपका एम्बेसडर जो है वो पाकिस्तान के हेड ऑफ द स्टेट के साथ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ आपकी हॉटलाइन पर रब्ता हो जाता, या और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, वो नहीं हुआ। तो जब हम जिम्मेदारी का तयन करेंगे तो कुछ हमारे मुल्क के अंदर भी लोगों की जिम्मेदारियाँ हैं। इस मुल्क में इस वक्त एक निगरान सेटअप चल रहा हुआ है, पार्लियामेंट प्रॉपरली इन प्लेस कोई नहीं है। फिर जब पार्लियामेंट होती है तो हम उनको पार्लियामेंट के पास पूरा इख्तियार नहीं होता, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के पास पूरा, तो कुछ हमारी भी गलतियां हैं, ये नहीं है कि हमारी नहीं है गलती। हमने सफारती जवाब तो दे दिया, फॉरेन ऑफिस ने जवाब तो दे दिया। हमारी वजारत दिफा, हमारा वजीर दिफा कौन है और कहाँ है? जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर साहब। मती भाई, मैं वैसे अब आपको एक बात बताऊं कि ये बड़ी मैं ये कहूँगा, ये मैं जो बात कहने जा रहा हूँ ये कोई पॉपुलर बात नहीं है। ये जिस तरह मतीन भाई ने बात कही ना कि ये मामलात को अभी डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है। अगर मतीन भाई ये कहते ना कि नहीं अभी हम ना ईरान पे चढ़ दौड़ना चाहिए या आग लगा दें, तो ये आसान बात थी, ये आसान बात है ना। देखिए, इस वक्त बैठ के आपका वज़ीर दिफा ने क्या बयान देना है या आप ISPR से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मेरा ये ख्याल है कि अगर उन्होंने बयान नहीं दिया तो बिल्कुल ठीक किया। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये कॉन्फ्लिक्ट वन डे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आप आज आप कह रहे हैं वज़ीर दिफा ने अगर बयान नहीं दिया तो ठीक है। मैं देखा वो ये वज़ारत ख़ारजा का काम है। ये देखिए ना, ये वज़ारत ख़ारजा का काम है। मुल्क की जारियत हुई है, हमला हुआ है और ये वज़ारत ख़ारजा का काम, बिल्कुल वज़ारत ख़ारजा। लेकिन वज़ीर दिफा को कुछ नहीं कहना चाहिए इस हवाले से, पाकिस्तान के दिफा के हवाले से। ये सही बता रहे हैं और ये कंटिन्यू करेंगे। डिप्लोमेटिकली चीजें दफ्तर ख़ारजा के पास आती हैं। नहीं, डिप्लोमेटिकली तो है। ज़फ़र लाली साहब, अगर एक हमला हुआ है मुल्क पे तो क्या वज़ीर दिफा को सामने आके कोई बात नहीं करनी चाहिए? मिलिट्री सिचुएशन पे कर सकता है, मगर मेरे ख्याल में स्टेट टू स्टेट जो है वो काम है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, और वो कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमने 75 साल में ईरान के साथ कौन सा मुआहदा किया? आप मुझे बताएं ना। गैस पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन, डिफेंस पैक्ट, कुछ नहीं है। क्यों? यू हैव गिवन नो अटेंशन। ईरान में आप और वो एक के खिलाफ लड़ रहे थे। वो तो वो मसूद के साथ था और हम जो थे वो तालिबान के साथ या वो मुजाहिदीन के साथ, जो भी है।
तो मेरा हम लोग तो कभी इस ऐसे मुल्क को हमने ऑनेस्टली कोई तवज्जो ही नहीं दी है, और ये हमारी फेलिंग है। चलें, बहरहाल हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी बहुत ज़रूरी थे और इस वक्त भी बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि हम जिस किस्म की माली मुश्किलात से गुज़र रहे हैं उसमें अमेरिका और IMF हमारे लिए एक उम्मीद की किरण बन के आए। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जो पॉलिसीज़ हैं पड़ोसी ममालिक के हवाले से उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में ईरान की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत पे बात हो रही है। ज़फ़र लाली साहब, पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक के साथ एक या दूसरी वजह के बायस कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, इसमें हमारा अपना कसूर है या आलमी ताकतों की खेल का हिस्सा बनना इसकी एक बड़ी वजह है? दोनों, मगर ज़्यादातर मेरे ख्याल में हमारा। मैं आपको एक वाक़या देता हूँ। मुझे 1995 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल एनवॉय भेजा था, जब पता चला कि अफ़गानिस्तान में हमारी फ़ौज और उनकी फ़ौज नॉट इन यूनिफॉर्म मगर एक एक के साथियों को मदद करते हुए वी वर नियरली क्लैशिंग। तो उन्होंने कहा जाके इनको समझाओ कि हम जंग नहीं चाहते हमारा अफ़गानिस्तान में, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं गया और रफसंजानी साहब से, मरहूम, उनसे मेरी मुलाकात हुई। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर था, प्रॉब्लली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी। तो जब मैं उनको कहा, मैंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे मेरा मैंडेट ये है कि आपसे पूछें कि आप क्या चाहते हैं पीस के लिए अफगानिस्तान में हमारे दरमियान। क्या आप, और मुझे पता है कि आप ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे, हमसे ना ही पूछेंगे जो हम नहीं कर सकते हैं। आप हमारे बड़े भाई हैं, आप ऐसी चीज आपके छोटे भाई से कभी पूछ ही नहीं सकते। मैं मतीउल्लाह साहब, मैं आपको बताता हूं, उधर हमारा सफीर उस वक्त का था, वो भी था उधर। उसने टेबल को मार के कहा कि वाई कांट वी टॉक टू ईच अदर लाइक दिस, तर्जुमान में। क्यों? तो देखिए, आपने इन लोगों के साथ क्या एंगेजमेंट की है, मुझे आप बताएं। आखिरी दिन पे आप जाके एक गैस पाइपलाइन एग्रीमेंट साइन करते हैं और वो अहमद निजाद जो उधर खड़ा होता है वो आपको कहता है कि ये बनेगा ही नहीं कभी, इसलिए अमेरिकन आपको इजाजत नहीं देंगे। तो आपने फिर क्यों साइन किया ऐसे वक्त जो सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए कि हम साइन तो कर लेंगे मगर कर नहीं पाएंगे। ये आसिफ जरदारी साहब गए थे ना इस माहदे के लिए, आसिफ जरदारी साहब। तो ये फायदा क्या है इस किस्म का अप्रोच टू अ नेबरिंग कंट्री? आप मुझे बताएं। फिर आप कहते हैं कि हमारा और उनका क्यों नहीं। देयर इज नथिंग सॉलिड ऑन द ग्राउंड। आपके ख्याल में अगर ईरान और पाकिस्तान की कशीदगी बढ़ती है तो इसमें अमेरिका के क्या मफादात हो सकते हैं इस सारे कशीदगी में? अमेरिका बिल्कुल खुश नहीं होगा। खुश नहीं हो? आप कह रहे हैं अमेरिका खुश नहीं होगा? चाहता है अमेरिका विल नॉट बी हैप्पी अगर हमारी और ईरान के साथ बड़े अच्छे गठजोड़ हो जाए। वही ना, अगर कशीदगी बढ़ती है। मैं तो समझता हूं कि सैंक्शंस लगे। हाँ, कशीदगी बढ़ती है तो अच्छा लगेगा उनको। तो फिर ऐसी सिचुएशन में ईरान मजीद आइसोलेट होगा, मगर पाकिस्तान के अंदर की क्या सूरत हाल होगी? मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अवाम कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा कि हम ईरान को तकलीफ पहुंचाएं अमेरिका के साथ खड़े होके। जी, अच्छा, इंडिया के क्या इस सिचुएशन में समझता हूं कि कोई गवर्नमेंट आएगा और इंडिया इस सारी सूरत हाल का कैसे फायदा उठा? इंडिया तो फायदा उठा रहा है। आप समझते हैं कि ये सब आर्मिंग जो हो रही है, ये जो भी जो जैश अदल जो है, अगर ये जो भी इसका नाम है, सुन्नी ग्रुप जो इधर से अटैक कर रहा है ईरान को, आप समझते हैं उनके पैसे, उनके हथियार, उनकी प्लानिंग ये इंडिया से नहीं आ सकती है? आपको पता है टीटीपी का हर चीज इंडिया से आता है। लेकिन इंडियन एलिमेंट तो ईरान में भी बड़े मुतहर्रिक हैं और ये कुलभूषण जाधव भी ईरान से आया था। तो क्या ईरानी गवर्नमेंट को इंडिया के अज़ाइम का कोई इल्म नहीं है? ईरानी गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल में इन्वॉल्व्ड है।
ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो हमारे साथ उस किस्म की दुश्मनी कर रहे हैं जो हिंदुस्तान कर रहा है, मगर आपको पता है उनके नेशनल इंटरेस्ट में ये है कि हिंदुस्तान को वो तेल बेचे। उनका तेल, ईरान का तेल और कौन खरीदेगा? चीन और इंडिया। अमेरिकन प्रेशर इतना होगा, अगर ये उनके रिलेशनशिप ईरान के साथ ठीक हो जाए तो आप सोचिए तो सही। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि ईरान के इंटरेस्ट हैं इन बिफ्रेंडिंग इंडिया, सेलिंग ऑयल टू इंडिया, मगर मैं नहीं समझता हूं को इस हद तक है कि वो इंडिया के साथ इन्वॉल्व होके पाकिस्तान को मिलिटरीली और अदरवाइज एक्चुअली नुकसान पहुंचाएं। इसलिए अगर पकड़े गए तो फिर तो हमारा अगर क्या कहते हैं एटीट्यूड चेंज होगा और हम अमेरिका को कहेंगे आओ भाई ये तो हमारे दुश्मन भी साबित हो गए हैं, तो फिर ईरान को और भी नुकसान होगा। क्या नुकसान? अमेरिका की अगर खित्ते में आमद होती है और कशीदगी बढ़ने के बाद, तो क्या ये इरिवर्सिबल डैमेज नहीं हो जाएगी सिचुएशन खित्ते में? क्योंकि अमेरिका की प्रेजेंस के खदशे की वजह से ही ईरान की एंग्जाइटी बढ़ रही है। मती भाई, मेरे ख्याल में ये एक ना लंबा प्रोसेस है। अमेरिका में ये साल इलेक्शन का साल है। अमेरिका में इस वक्त जो इलेक्शन कैंपेन है वो तैयार होने जा रही है, इलेक्शन कैंपेन होगी और इस साल के एंड पे वी एक्सपेक्ट कि वहाँ पर नई जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ पर आ जाएगी। तो अमेरिका यहाँ पर आता है या नहीं आता, ये डिपेंड करेगा कि अमेरिका में सरकार में कौन आता है। कि अगर तो अमेरिका में रिपब्लिकन्स आ जाते हैं, फर्ज करें कि ट्रंप भी आ जाते हैं, तो उनकी पॉलिसी ऑल टुगेदर डिफरेंट है। और अगर ट्रंप नहीं आते और डेमोक्रेट्स ही कंटिन्यू करते हैं तो फिर उनकी पॉलिसी क्या होगी, ये टाइम विल टेल। तो मेरे ख्याल में अभी ये इलेक्शन का इशू नहीं बनता ईरान की। बिल्कुल ये इलेक्शन का इशू है। फॉरेन पॉलिसी अमेरिका तो में इलेक्शन का प्रिवेल करेंगे इलेक्शन। देखे ना ये जो सिचुएशन हुई, आप ये देखें ना कि अभी ये वाकया हुआ जो पाकिस्तान के साथ, तो खाली उन्होंने पाकिस्तान में तो अटैक नहीं किया, उन्होंने इराक में और उधर भी अटैक किया है। तो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो कंडेमनेशन हुई है वो पाकिस्तान के हवाले से नहीं हुई, वो इराक और गालिबन यमन में इन्होंने दूसरा अटैक किया, तो उधर के हवाले से उन्होंने कंडेम किया है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखें अमेरिका अगर यहाँ पर इस सारे मामले में वो रहता है तो अमेरिका की, देखें ये जो बलूचिस्तान है बड़ा अहम है सूबा है पाकिस्तान का, जहाँ पर ग्वादर की बंदरगाह है, जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप कह रहे हैं, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट में से एक है, वो चाइना की वजह से। तो क्या अमेरिका चाहता है कि चाइना वहाँ पर रहे? देखें ना, तो और अमेरिका का इस पर्टिकुलर मामले के ऊपर अभी तक कोई बयान ना आना और बाकी जगहों पर आना, तो व्हाट इट इंडिकेट्स। तो मेरा ये ख्याल है कि ये काफ़ी आगे चलेगा मामला और इसकी परतें खुलेंगी। पाकिस्तान को करना क्या है, मेरा ये ख्याल है कि आज बैठ के अगर आप कहें कि पाकिस्तान ये कर दे वो कर दे, ये मेरे ख्याल में कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। पाकिस्तान में इलेक्शन हो, पाकिस्तान में पार्लियामेंट आए, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको बैठ के डिसाइड करना चाहिए और उसको पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडर को मुशावरत करनी चाहिए, मिलिट्री के साथ भी, इंटेलिजेंस के साथ भी, और सबसे अहम मुशावरत जो है आपकी डिप्लोमेटिक जो कोर है उसके साथ करनी होगी। तो तब ये मतीन हैदर साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान की सियासत पे इस कशीदगी का क्या असर पड़ सकता है? इसका बड़ा गहरा असर पड़ेगा। और जिस तरह आपने पहले जफर हिलाली साहब से, पाकिस्तान में एक बड़ी कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल विदाउट मिंसिंग वर्ड अहले तशय्यो की है, जो ईरान के साथ हमदर्दी का एलिमेंट रखते हैं और हर साल कंटिन्यूसली लाखों की तादाद में ज़ायरीन ईरान की ज़ियारत को भी जाते हैं और ईरान से भी बहुत ट्रेवलिंग इस तरफ आती है, उलमाए कराम आते हैं, इराक से भी आते हैं। लेकिन और सबसे बढ़ के वो पाकिस्तानी भी हैं। जी, सबसे बढ़ के वो पाकिस्तानी भी हैं। और नहीं, लेकिन आप ये देखें ना कि एक तरफ अफ़गानिस्तान के साथ आपके हालात अगर कशीदा हैं तो आप ये भी फारगेट ना करें कि 1965 में आपके फाइटर जेट्स ईरान से रिफ्यूल होके आते थे, वो भी दोस्तियों की बहार थी, कितने गहरे ताल्लुकात थे, फ्यूल मिल रहा था, सपोर्ट मिल रही थी। लेकिन जब से फिर जनरल ज़िया का जब दौर आया तो उसके बाद फिर पाकिस्तान सऊदी अरब की तरफ झुका और उसके बाद जो सूरत हाल हुई वो इन्होंने इसके ऊपर वजाहत की है। तो अब इसमें मैं सिर्फ सियासत पे क्या असर पड़ सकता है? जी, पाकिस्तानी सियासत पे इसका यकीनी तौर पे असर पड़ेगा। क्या इलेक्शन डिले हो सकते हैं? इलेक्शन डिले हो सकते हैं बिल्कुल, अगर ये सिक्योरिटी की सूरत हाल मजीद गंभीर होती है।
आपके इस वक्त कल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा कि इस वक्त तकरीबन कम और बेश 50 से ज़ायद अहम तरीन जो कैंडिडेट्स हैं उनको पंजाब के, हाँ पंजाब में उनको थ्रेट्स हैं। आपको अफगानिस्तान की तरफ से बहुत बड़ी थ्रेट है, ये ईरान का ये वाक़या हो चुका है। तो ये तमाम तर सिक्योरिटी सिचुएशन, अगर आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन ही ठीक नहीं है तो फिर अगर इलेक्शन होते हैं तो जारी बात है उसमें खुदा ना खास्ता पीक के दिनों में कोई अटैक हो जाता है, कोई मजीद बड़ा अटैक हो जाता है, तो आप इसे कैसे संभालेंगे। और फिर आपने खुद देखा जब आपने इमरान खान साहब का जिक्र किया, उन्होंने फिर ईरान के दौरे के बाद ईरान की पॉलिसी को कैसे टैकल किया, वो भी सीधा अमेरिका की झोली में जाके गिरे। उन्होंने चीन के साथ अपने ताल्लुकात को कंप्रोमाइज़ किया, ईरान के साथ रिलेशंस को कंप्रोमाइज़ किया। आज वो कहाँ बैठे हैं आपको खुद पता है। जी ज़फ़र लाली साहब, खान साहब जब अमेरिका से आए थे तो कह रहे थे कि दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आ गए हैं और फिर उसके बाद कश्मीर भी अनेक्स हो गया और हम सऊदी अरब और ईरान में ताल्लुकात सफारती बहाल करने जा रहे थे और अपने ताल्लुकात मनक़ता कर लिए सफारती ईरान के साथ। तो कुछ हमारी माजी की भी गलतियां हैं, आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में जी हमारी गलतियां ये है कि हमने एक हमसाया मुल्क जो हमारे लिए एक सेंसिटिव और मुश्किल इश्यू था, उसके साथ हमने इस मैटर को उस किस्म के स्किल और डिप्लोमेटिक फिनेस के साथ जो हमें डील करना था हमने नहीं किया। इसलिए मैंने आपको वो किस्सा बताया जब रफसंजानी ने टेबल को हाथ के मार के कहने लगा कि मिस्टर एम्बेसडर, हम एक एक से ऐसे क्यों नहीं बात कर सकते हैं। बी फ्रैंक, बी फोर्थराइट, बताएं आप क्या चाहते हैं। तो मेरा ख्याल में गलतियां हुई हैं, इसका मतलब नहीं है कि सब पाकिस्तान ने, नॉट एट ऑल। मेरे ख्याल में ईरान ने भी, इनसेंसिटिविटी ईरान की जो है टुवर्ड्स पाकिस्तानीज वो मशहूर है। वो माफ करिए, कुछ लोग ऑलमोस्ट इक्वेटेड विद रेशिज्म और ये और शिया सुन्नी और ये वो, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, आपने शायद कहा कि हम जरूर शिया हो मगर हम पाकिस्तानी हैं। तो बहुत शुक्रिया। ऐसा ये मेरे ख्याल में इसी नोट पे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतने ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।